नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना अबरार खालिद। नाज़रीन, पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात को सिर्फ 3 रोज़ रह गए हैं और ठीक चौथे दिन पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान को आज़ादी तो 1947 में मिली थी, लेकिन पहले आम इंतखाबात 1970 में हुए थे। 1970 के आम इंतखाबात के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुनसिफाना और शफाफ आम इंतखाबात थे और उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल पार्टी अक्सरियती बुनियादों पर कामयाब हुई थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म बने थे। पाकिस्तान के दूसरे इंतखाबात 1977 में हुए थे, लेकिन वो मुतनाज़ा करार पाए। 1985 में तीसरे आम इंतखाबात हुए जो गैर जमाती बुनियादों पर हुए थे और मोहम्मद खान जनेजो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे। 1988 में पाकिस्तान के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल पार्टी जीती थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की मुंतखब वज़ीर आज़म बनी थी, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। 1990 के आम इंतखाबात में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरबराह मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे, जबकि 1993 के आम इंतखाबात में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी, जबकि 1997 के आम इंतखाबात में मियां नवाज शरीफ एक बार फिर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। अगले इंतखाबात 2002 में हुए और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई और बलोचिस्तान से पहली मरतबा मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए थे। 2002 की जो मुंतखबी असम्बली थी, पहली बार ये ऐसी असम्बली है जिसने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की थी 5 साल की। अगले इंतखाबात 2008 में हुए थे और पाकिस्तान पीपल पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए थे और इस असम्बली ने भी अपने 5 साल पूरे किए। 2013 में एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिली और मियां नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, जबकि पाकिस्तान के 11वें इंतखाबात 2018 में मुनक्कद हुए थे। नाज़रीन, देखा जाए तो पिछले 54 साल के दौरान पाकिस्तान के अवाम को 11 मरतबा अपना हक राय दही इस्तेमाल करने का मौका मिला है और इसके नतीजे में पाकिस्तान के लोगों का सियासी शऊर काफ़ी बुलंद हुआ है। इस हवाले से उम्मीद की जा सकती है कि 2024 के आम इंतखाबात में वो बहुत ही सोच समझ कर वोट देंगे और ख़ास तौर पर ऐसे उम्मीदवारों को वोट देंगे जो पाकिस्तान को इंतशार की तरफ ले जाने की बजाय पाकिस्तान को तरक्की की सिमत में ले जाएंगे और जमहूरियत को मजबूत करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार तारिक विर्क। अस्सलाम वालेकुम तारिक विर्क साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। नाज़रीन, हम इसके अलावा हमारे साथ मुल्क भर के खास तौर पर दूर दराज इलाकों से जय्यद सहाफ़ी मौजूद होंगे। हम खास तौर पर उन इलाकों के बारे में आपको इंतखाबी सरगर्मियों की मालूमात फराहम करेंगे, लोगों की इलेक्शन में दिलचस्पी और दीगर मालूमात फराहम करेंगे, खास तौर पर वो इलाके जिनको नज़रअंदाज किया गया है या जिनका तज़किरा नहीं हो रहा, जिनके बारे में रिपोर्टिंग नहीं हो रही। सबसे पहले हम तारिक विर्क से पूछते हैं कि तारिक विर्क साहब, ये बताएं कि इस वक्त इलेक्शन बिल्कुल सर पर आ गया है, तो पाकिस्तान के अवाम की इलेक्शन में कितनी इन्वॉल्वमेंट है इलेक्शन की सरगर्मियों में और वो किस हद तक इलेक्शन से उम्मीदें रखते हैं और वो क्या उम्मीदें रखते हैं? बहुत शुक्रिया राना साहब। देखें, इलेक्शन में 3 दिन बाकी हैं और आपने जैसे अपने इंट्रो में सारी तफसील बताई है कि कितने इलेक्शन हुए और किस किस जमात की हुकूमत रही, तो अब इलेक्शन की कैंपेन भरपूर तरीके से जारी है। आज भी आप देखें तो जलसे जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी आज जलसा था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कायद मियां नवाज शरीफ हैं वो गुजरांवाला में जलसा कर रहे हैं। तो चूँकि पूरे पाकिस्तान में जो वोटर हैं उनकी जो तादाद है, कुल तादाद जो रजिस्टर्ड है वो 12,85,85,000 और 760 टोटल वोट रजिस्टर्ड हैं। इसमें जो ख़वातीन हैं उनकी तादाद जो परसेंटेज देखें तो 46.13% है, मर्द जो हैं वो 53%, 87% है वो। और चूँकि
मर्द जो हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा है। इसी तरह से आप देखें तो पंजाब में कुल वोटर जो हैं वो 7,32,07,000 से ज़ायद हैं, जिनमें मर्द जो है वो 3,91,22,000 हैं, ख़वातीन 3,40,85,000 हैं। सिंध में अगर आप देखें तो वहाँ कुल रजिस्टर्ड जो वोट हैं वो 2,69,94,000 हैं, जिनमें 1,46,12,000 जो हैं वो मर्द हैं, और ख़वातीन की जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो उनकी तादाद 23,82,114 है। खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें रजिस्टर्ड वोट जो हैं वो 2,19,28,000 हैं, जिनमें 1 करोड़ मर्द 1,19,00,000 जो हैं वो उससे ज़्यादा मर्द है, और ख़वातीन की जो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है वो 99 लाख जो है और 83,000 जो है वो रजिस्टर्ड वोटर हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो 53 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं, और इसके अलावा 71,947 जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर हैं, और मर्द जो हैं उनमें 30,16,164 है। ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 23,55,783 है। इसी तरह से इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, इसमें 10,83,000 टोटल रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनमें मर्द 5,68,406 हैं और ख़वातीन 5,14,623 हैं। ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जो वोटर हैं उनकी ये सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की, बलूचिस्तान की और सिंध की। तो रजिस्टर्ड वोटर के हिसाब से इस मरतबा जो है वो नौजवान काफ़ी तादाद में उनके वोट जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। अब देखते हैं कि ओवरऑल इलेक्शन में कौन सी पार्टी जो है वो ज़्यादा मेहनत करके लोगों को निकालती है, और ये एक साइंस है, इलेक्शन लड़ना भी एक साइंस है, क्योंकि जो पार्टियां पहले से इलेक्शन लड़ती आती हैं उनको पता होता है कि इलेक्शन वाले दिन जो है वो वोटर को किस तरह घरों से लेकर आना है, किस तरह निकालना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट हो और वो पार्टी जो है वो ज़्यादा वोट हासिल कर सके। जी, हमारे साथ हैं नाजरीन सक्खर से सीनियर सहाफ़ी लाला असद पठान। लाला असद पठान, आप हमें ये बताएं कि सिंध के अंदर इंतखाबी सरगर्मियां किस तरह चल रही हैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है, दिलचस्पी किस हद तक है, लोग इलेक्शन से क्या तवक्कुआत रखते हैं? शुक्रिया राना साहब। सिंध में भी पाकिस्तान के दीगर हिस्सों की तरह इलेक्शन की गहमा गहमी बहुत तेज हो गई है। मजमूई तौर पर यहाँ पर शहरी इलाकों में तो पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातें ज़्यादा सरगर्म नजर आती हैं, जिसमें GDA भी शामिल है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब तक कोई खास सरगर्मियाँ सिंध के अंदर या इंटीरियर सिंध के अंदर नजर नहीं आती, या उनके उम्मीदवार जो वहाँ पर खड़े हैं उनकी भी कोई खास दिलचस्पी इलेक्शन में नजर नहीं आती। यहाँ पर उनका ज़्यादा फोकस जो है वो पंजाब और KP की तरफ है, सिंध में इतना ज़्यादा उनका फोकस नहीं है। कराची में कुछ उम्मीदवार हैं या कुछ इंडिविजुअल जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनका अपने तरीके से यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, मगर उनकी मरकजी क़यादत में से अब तक कोई भी सिंध के दौरे पे या सिंध के किसी भी बड़े शहर में उन्होंने कोई जलसा नहीं किया है जी। जबकि पीपल्स पार्टी के तमाम कायदीन यहाँ पर आए हैं। उसके अलावा जमात इस्लामी, JUI, MQM, GDA, उनके तमाम रहनुमा यहाँ पर सरगर्म हैं, अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को चार्ज कर रहे हैं, भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेने के साथ साथ अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुतहरक हैं। उम्मीद है कि इलेक्शन में टर्नआउट बहुत बेहतर रहेगा। सिंध के लोग वैसे ही पॉलिटिकल अवेयर हैं और पॉलिटिकली तौर पर बहुत ज़्यादा चार्ज होते हैं। हर 5 साल के बाद जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद ही सिंध के लोग जो है वो अपने मुंतखब उम्मीदवारों का मुहासबा भी करते हैं। इस वक्त शदीद मुहासबे की जो शिकार पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि गुज़िश्ता 15 बरस से वो सिंध में इक़्तिदार में रही है, तो इसलिए वो उनके उम्मीदवार MNA MPA और जो उनके लीडरान हैं वो ज़्यादा जवाबदेह हैं। तो आखिर में वोट वाले दिन यानी 8 फरवरी को मेजॉरिटी वोट जो है वो फिर भी किसी न किसी सूरत में पीपल्स पार्टी को ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है लोगों के पास। लाला, ये बताएं कि सिंध में अमन मान की सूरत हाल कैसी है, और हिसास खास तौर पर सिंध में और सक्खर में, और हिसास पोलिंग स्टेशन कितने करार दिए गए हैं, और आप क्या समझते हैं कि सिंध में टर्नओवर कितना रहेगा इलेक्शन वाले दिन? इलेक्शन का डे को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया ने, निगरान सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं। फोर्सेस की बहुत बड़ी तादाद जो है उनको अलर्ट किया गया है, और तकरीबन पूरे सिंध में मिला जुला के कोई 12-13 हज़ार के करीब
पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास और कुछ को इंतहाई हसास करार दिया गया है, मगर वहाँ पर रेंजर्स और दीगर जो लॉ एंड ऑर्डर नाफिज करने वाली फोर्सेस हैं वो इंशाल्लाह इलेक्शन डे को महफूज बनाएंगी ताकि वोटर आए और अपना हक के राय दही इस्तेमाल करें और अपने मनपसंद उम्मीदवारों का इंतखाब करें। अच्छा लाला, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सूबा सिंध में तो अभी तक किसी किस्म की ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि किसी उम्मीदवार को धमकाया गया हो या उठाया गया हो या फिर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई हो, ऐसा या किसी को रोकने की कोशिश की हो, ऐसा तो कोई वाकया पेश नहीं आया। नहीं, अब तक इस तरह का कोई वाकया हमें रिपोर्ट करने के लिए नहीं मिला है और न ऐसा कोई वाकया सुनने के लिए मिला है। माँ सिवाय मुख्तलिफ सियासी पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम ज़रूर लगा रही होती हैं कि वो उस हल्के में हमें आने नहीं दे रहे हैं या उस हल्के में हमें रोका जा रहा है या हमारे परचम्स उतारे जा रहे हैं या बैनर्स उतारे जा रहे हैं, मगर इसके अलावा इस तरह की कोई सूरत हाल सिंध में नहीं है कि किसी उम्मीदवार को घर से उठा लिया जाए और उसको लापता कर दिया जाए या उसको मजबूर किया जाए कि वो इलेक्शन न लड़े। ऐसा कोई भी सूरत हाल सिंध में नहीं है। जो लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं वो भी इलेक्शन में भरपूर तरीके से अपना हिस्सा ले रहे हैं और जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मुंसलिक हैं वो भी भरपूर तरीके से अपना हिस्सा डाल रहे हैं। 8 फरवरी फैसले का दिन है, देखते हैं कि सिंध के लोग जो है उस दिन किस पार्टी को एक बार फिर इक़्तिदार में लाना। ये बताएं कि आम इंतखाबात 2024 के बारे में लोगों का क्या तासर और लोग क्या किस हद तक समझते हैं कि ये इलेक्शन जो मुल्क को मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं उनका हल साबित होंगे? देखें राना साहब, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि सिंध के लोग जो है वो हमेशा इस बात को सपोर्ट करते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए। किसी भी निगरां हुकूमत को या कोई भी जो है वो जबरी जो हुक्मरान आते हैं, इस तरह का कोई भी जबर वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस से ही सारा निज़ाम गुजरना चाहिए। इसीलिए सिंध के लोग जो चार्ज हैं और उनकी ख्वाहिश हमेशा से रही है। आपने अगर आप माजी में जिस तरह आपने पहले जिक्र किए सारे इलेक्शन के, तो MRD की तहरीक की शुरुआत भी तो सिंध से ही हुई थी। तो उस वक्त भी उस MRD की तहरीक का यही मुतालबा था कि इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। इलेक्शन के जरिए जो भी पार्टियां आती हैं वो आए और इक़्तिदार करें ताकि लोगों का फायदा हो। और उम्मीद यही समझी जा रही है, सिंध के लोग भी यही समझते हैं कि आने वाली हुकूमत कोई भी पार्टी फेडरल में बनाती है या सूबा सिंध में बनाती है तो वो सिंध को मजीद बेहतर करेगी। सिंध जो इस वक्त मुख्तलिफ तकलीफ की सूरत हाल से गुजर रहा है, कई बहुत सारे इलाकों में पीने का साफ पानी नहीं है, कई इलाकों में हॉस्पिटल की सूरत हाल सही नहीं है, कई इलाकों में सड़कें बहुत ही ख़राब हैं, कई और बनी भी है तो नाकिस बनी है। तो इस हवाले से भी बड़ा गम गुस्सा सिंध के लोगों में है। अब देखते हैं ये है कि 8 फरवरी को वो गम गुस्सा किस तरफ निकलता है और किस पार्टी के हक में जाता है और किस पार्टी के नुकसान। सक्खर की क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पर सक्खर के जो बहुत बड़े रहनुमा हैं सैयद खुर्शीद अहमद शाह, उनके इलेक्शन कैंपेन किस तरह चल रही है और लोगों का रुझान क्या है, किस हद तक टर्नओवर होगा? देखिए सक्खर में और सक्खर बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो टर्नओवर होगा वो तकरीबन 40 से 45 होना चाहिए और इससे पहले भी इतना ही रहा है जब भी इलेक्शन हुए, क्योंकि वहां पर खुर्शीद शाह साहब जो है वो इलेक्शन जीतने के बाद से ही इलेक्शन मुहिम, दूसरी आने वाली इलेक्शन मुहिम का आगाज कर देते हैं। यानी हर हफ्ते की जुम्मे को वो सक्खर तशरीफ लाते हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन वो मुसलसल अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलते रहते हैं। तो ये उनका आज से नहीं, जब से उन्होंने सियासत का आगाज किया है, फर्स्ट टाइम जब MPA बने थे तब से लेकर आज दिन तक इस 35-40 साल के सफर में उन्होंने इसी तरह की पॉलिटिक्स की है। तो सक्खर में पीपल्स पार्टी को कोई टफ टाइम नहीं दे सकता, खुर्शीद शाह को कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। जितने भी उम्मीदवार हैं वो खुर्शीद शाह समेत वो सारे के सारे जीतेंगे, क्योंकि उन लोगों ने वहां पर काम भी किया है, लोगों को वक्त भी दिया है, लोगों के दुख दर्द में भी साथ खड़े हुए हैं। तो इसलिए सक्खर के शहरियों का कोई बड़ा गिला उनसे मुंसलिक नहीं है। और उसके अलावा सक्खर में कोई ऐसा बड़ा उम्मीदवार भी नहीं है, कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो अब तक खुर्शीद शाह साहब या नासिर शाह साहब या दीगर जो उम्मीदवार हैं उनके सामने आया हो तो उनको टफ टाइम देता हुआ नजर आए। तो नॉमिनली छोटे छोटे से नाम है जो उनके सामने आके इलेक्शन में खड़े हुए हैं और कुछ आजाद उम्मीदवार हैं, तो वो इतना कोई बड़ा इलेक्शन हमें सक्खर में नजर नहीं आता। बाकी पूरे सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त इलेक्शन होंगे। खालिद खोखर साहब, आप ये बताएं कि हैदराबाद की क्या सूरत हाल है, कितने वोटर हैं और कितने उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, लोगों की दिलचस्पी के साथ तक है इलेक्शन में? हैदराबाद खासतौर से कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स की तादाद भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत तकरीबन सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हिस्सा ले रही हैं और उन कैंपेन भी उन्होंने अपनी ज्यादा चलाई हुई है। खास तौर पे 2 जो पॉलिटिकल पार्टीज है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरा मुत्तहिदा कौमी।
क्योंकि शहर के हवाले से तो इन दो पार्टियों के जो इज्तिमात हैं, कैंपेन है, जलसे जुलूस, दादा मीटिंग वो बहुत ज्यादा हो रही है। बाकी जो पूरा ये दोवर सिंध है जिसमें छत्ता है, सजावल है, बदीन है, फिर थर का एरिया आता है, मीरपुर खास है, सांगड़ है, नवाबशाह है, दादू है, तो ये पूरे एरिया में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कैंपेन भरपूर तरीके से चला रहे हैं। जिस तरह लाला साहब ने कहा कि वो यहाँ पे इस वक्त सूरत ये है कि पीपल्स पार्टी के सामने कोई इतना बड़ी पार्टी नहीं है। जैसे मुस्लिम लीग नवाज है, तो उनका कोई यहाँ पे कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, कोई बड़ा जलसा नहीं है, कोई मरकजी रहनुमा नहीं आया सिंध में, इतना कोई बड़ा जलसा सक्खर से लेके कराची तक उन्होंने कोई नहीं किया। तो दूसरी जो बड़ी पार्टी है वो जीडीए है, लेकिन जीडीए मरतबा उस पोजीशन में नहीं है जो पहले थी। खोकर साहब, आप ये बताएं कि कोई अभी तक इलेक्शन कैंपेन में बदमज़गी का वाकया तो पेश नहीं आया हैदराबाद या उसके मुल्क का दूसरे जिलों में, और हिसास पोलिंग स्टेशन कितने करार दिए गए हैं? इसमें राणा साहब, एक तो बिल्कुल माहौल ठीक है, अभी तक कोई इस तरह की कशीदगी या कोई जितनी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं प्रोग्राम कर रही हैं, अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट वाकया नहीं हुआ कि कहाँ पे तलखी हो या इतनी तलखी हो कि कोई झगड़े का अंदेशा हो। हैदराबाद डिवीजन में खवातीन उम्मीदवार कितनी लड़ रही हैं इलेक्शन? खवातीन की कोई ज्यादा नहीं है, एक आजाद उम्मीदवार है नाजिश फातिमा, वो मटियारी से लड़ रही है। मटियारी से दो बड़े कैंडिडेट हैं, एक तो मखदूम साहबान का वो एरिया है, मखदूम जमील जमा साहब वहाँ पे लड़ते हैं। तो अभी मुस्लिम लीग नवाज ने जो रिटायर्ड DGFI था है अपना बशीर मेमन साहब, अभी उसका टिकट उसके सामने, तो वहाँ पे खातून है नाजिश फातिमा, वो इंडिपेंडेंट, वैसे उनका ताल्लुक तो किसी पार्टी से था लेकिन अभी वो इंडिपेंडेंट लड़ रही है। तो इसी तरह काफी खवातीन हैं। हैदराबाद से पीपल्स पार्टी की खवातीन है, सनम तालपुर है, और भी हैं कुछ खवातीन हैं जो लड़ रही हैं, लेकिन ज्यादा तादाद तो नहीं है, लेकिन काफी हल्कों से इस तरह मतलब गिने चुने खवातीन कैंडिडेट है। मुल्तान में कितने हल्के हैं और कितने वोटर रजिस्टर्ड हैं, और क्या है लोग किस हद तक इलेक्शन कैंपेन में दिलचस्पी ले रहे हैं और क्या तवक्कुआत रखते हैं इलेक्शन से? बहुत शुक्रिया राना साहब। मजमूई तौर पर मुल्तान में नेशनल असेंबली की 6 सीटें हैं और मुल्तान ऐसा शहर है जो जहाँ का सियासी रिजल्ट जो होता है वो पूरे मुल्क के रिजल्ट पर असरअंदाज होता है, इसलिए पूरे मुल्क की नजरें भी इस मुल्तान के रिजल्ट पर होती हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ जो खानवादे सियासी खानवादे हैं वो बड़े खानवादे जो मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा करते हैं, दोनों तरफ होते हैं, गवर्नमेंट साइड पर भी होते हैं, अपोजिशन साइड पर भी होते हैं। तो 3 बड़े घराने हैं जिनका इलेक्शन चल रहा होता है, तो उनमें कभी कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, कोई बहुत पीछे होता है। 3 मखदूम है, 3 मखदूमों के खानदानों से ताल्लुक रखने वाले लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। जावेद हाशमी के दामाद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरीके से साबिक वजीर आजम हैं यूसुफ रजा गिलानी, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं NA 148 से। इसी तरीके से NA 149 से जो कौमी असम्बली में PTI की तरफ से चीफ व्हिप थे आमिर डोगर साहब, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल जहांगीर तरीन साहब हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं मेहरबानो कुरैशी, उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफ्फार डोगर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी के फरसान। ये बताएं आपके लोग मुल्तान और दीगर जो अजला हैं सराइकी वसेब के, यहाँ पर लोगों के प्रायोरिटी मसाइल क्या हैं? लोग किन मसाइल की बुनियाद पर जो है वोट देंगे और उम्मीदवार वादे क्या कर रहे हैं? और क्या यहाँ पर कोई वो बिरयानी और कीमे वाले नान भी चल रहे हैं? देखिए, इस वक्त शुरू में इलेक्शन के हवाले से जहां वोटर्स कंफ्यूजन का शिकार थे, वहां इलेक्शन लड़ने वाले भी कंफ्यूज थे। और कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे थे कि जो बिल्कुल घरों में बैठे हुए थे। वो कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स हैं, वो शुरू में कैंपेन में उस तरीके से हिस्सा नहीं ले रहे थे। मसाइल बहुत ज्यादा हैं राना साहब, मसाइल की एक तवील लिस्ट है। इस खित्ते के लोगों का सबसे बड़ा मसला
जो हमेशा से रहा है और उसी को पीपल्स पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बनाया है, वो इस खित्ते की अलग शनाख्त के हवाले से अलग सूबे की बात है। तो ये वो मुतालबा है जिसको तीनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इग्नोर नहीं कर पा रही हैं, और उन्होंने किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी हद तक, किसी न किसी तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस मुतालबे को जरूर एड्रेस करना होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुतालबे के हक में सबसे मौसर और आवाज होती है, और वो खुलकर अलहदा सूबे की बात की तायद में सामने आती है, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो इसके हवाले से वो इसे इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन अमूमी लोगों के जहनों में यही तासुर है कि वो इसको कंफ्यूज करते रहते हैं। इस इशू को वो ये नहीं चाहते कि ये इशू क्लियर कट तरीके से रिजॉल्व हो या इसका मसला हल हो, लेकिन वो उसमें ऐसी इग्नोर क्योंकि वो नहीं कर सकते, पब्लिक डिमांड है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने, पहले ये समझा जा रहा था कि अलग सूबे की जो आवाज है वो किसी कल्चरल सकाफती ग्रोथ या सराकी स्पीकिंग लोगों का मुतालबा है। अब वो उससे भी आगे निकल कर आ गई है। मुस्लिम लीग नून से ही ताल्लुक रखने वाले राना महमूद उल हसन साहब सिर्फ इसी वजह से मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए कि उनकी जमात सुबह के मुतालबे को उस तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान। हम आगे बढ़ते हैं। शकील बलोच, ये बताएं कि मुल्तान में और पूरे सराकी वसेब में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से बात करें, और ख़ास तौर पर जो मकामी इंतजामिया है, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी अमन अमान कायम रखने इलेक्शन के दौरान इस वाले से कारकर्दगी के ऊपर आप मुतमईन हैं? देखिए, हमारा मुतमईन होना या ये इस कदर मैटर करता नहीं है। लोग देख रहे होते हैं अमूमी तौर पर, यह इस खित्ते के लोग ज्यादातर पुरअमन लोग हैं, ठीक है। वो सियासी इशू पर एक दूसरे को मुखालफत करते हैं, सियासी इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफात की हद तक रखते हैं। अभी तक की जो सारी सूरत हाल है वो निहायत पुरअमन है, और उम्मीद काफी है कि ये इलेक्शन माजी के बाकी तमाम इलेक्शन की तरह पुरअमन और आराम से गुजर जाएगा। और जी, आपका बहुत शुक्रिया शकील बलोच। क्या ये इलेक्शन जो कि आज से ठीक चौथे रोज होने जा रहा है, क्या एक खास कंटेक्स्ट में हो रहा है, एक खास हालात में जब पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी चैलेंजेस दरपेश हैं, तो क्या ये मुआशी चैलेंजेस का हल हो पाएगा? देखिए रान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि हर बंदा जो है वो ये सोच रहा है कि इलेक्शन हों और उसके बाद जो नई हुकूमत आए उसके बाद मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएं। जब नई हुकूमत आएगी तो माशी मामलात भी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, चूँकि गुज़श्ता हुकूमत के दौर में आपने देखा कि माशी तौर पर हमारा मुल्क बहुत बहरान का शिकार था। और 2018 ये जी बिल्कुल 2018 की बात ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो उस दौर में ये कहा जा रहा था कि खुदा न खास्ता जो है मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो मामलात थे, जो हालात थे, उनको कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन अब आपने ओवरऑल देखा है, इलेक्शन का माहौल है, आपने सखर से भी सूरत हाल देखी है कि ओवरऑल मामला ठीक चल रहे हैं, पुरअमन तरीके से लोग अपनी कैंपेन कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल है, दीगर सियासी जमातों की क्या सूरत हाल है, वो आपको सखर से भी मालूम होगी। हैदराबाद से मुल्तान की सूरत हाल भी आपने देख ली है। पंजाब और सिंध में मामलात जो हैं वो ओवरऑल ठीक हैं, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं कि अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती हुई नज़र आए। दीगर सूबों में आप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी चीज़ें बाज़ जगह पे जो हैं वो नज़र आ रही हैं। उस हवाले से भी जो है अदारे अपना काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो ये इलेक्शन है पुरअमन होंगे, और जो पार्टी जीत के आएगी, जिसको अवाम जो वोट देगी, वो आके अपनी हुकूमत संभालेगी, और उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाए। हम यहीं से बात दोबारा कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ अब हम केपी चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में सरदार अवैस सीनियर सहाफ़ी हैं मानसेरा से, और इसके अलावा डेरा इस्माइल खान से भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सईदुल्लाह खान मरवत, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े ही नामवर सहाफ़ी हैं। सरदार अवैस, आप ये बताएं कि मानसेरा, एबटाबाद और ये जो हज़ारा डिवीजन है, इसकी क्या सूरत हाल है, कितनी गहमा गहमी है इलेक्शन की, लोगों की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है, और कौन कौन से बड़े उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं? हज़ारा डिवीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मानसेरा जो कि 5 अजला तकरीबन हज़ारा डिवीजन के अंदर आते हैं, तो इसमें मानसेरा की अगर मैं बात करूं तो इस दफ़ा वो इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि N15 जो मानसेरा
2 का हल्का है, यहाँ से मियां नवाज शरीफ जो है वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस दफा उन्होंने ये फैसला किया है कि वो मानसरा से इलेक्शन लड़ेंगे। इससे कबल भी नवाज शरीफ जो है वो एक बार एबटाबाद से इलेक्शन लड़ चुके हैं, इस दफा उन्होंने मानसरा का इंतखाब किया है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अमनो अमान की सूरत हाल भी अंडर कंट्रोल है और सियासी गहमा गहमी भी अपनी उरूज पर है। और यहाँ पर के जो 5 अजला हैं हज़ारा डिवीजन के, यहाँ से मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं वो मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। हरीपुर, एबटाबाद, मानसरा, पटग्राम, इस तरह अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, ये जो है हज़ारा डिवीजन के अजला हैं और इन सब से जो है वो उम्मीदवारान इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मानसरा का जो हल्का N15 है वो इस दफा खासी अहमियत का हामिल है कि नवाज शरीफ जो कि साबिक वजीर आजम है वो इस दफा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस हल्के से नवाज शरीफ का जो इलेक्शन लड़ना है वो इसलिए भी ज्यादा अहमियत का हामिल समझा जा रहा है कि यहाँ की जो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो 8 बार जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए हैं तो इसमें से 6 बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये नशिस्त जीती है। तो नवाज शरीफ ने इसलिए ये फैसला किया है क्योंकि ये मुस्लिम लीग की मजबूत सीट समझी जाती है। आप ये बताएं कि हज़ारा डिवीजन में मानसेरा में लोगों की किस हद तक दिलचस्पी है, गहमा गहमी किस हद तक है और उम्मीदवार वादे क्या कर रहे हैं अपने वोटरों के साथ? जी बिल्कुल, गहमा गहमी जो अपने उरूज पर है। चूंकि मैंने पहले बताया कि हज़ारा डिवीजन में इलेक्शन के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह कोई अमनो अमान की सूरत हाल बाकी खैबर पख्तूनख्वा की तरह बिगड़ती नहीं है। बड़ा पुरअमन इलाका है, सियासी शऊर भी यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा है। मानसरा और एबटाबाद की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो यहाँ पर मजमूई तौर पर इलाके के जो मसाइल हैं वो हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बेहतर नहीं होता, चूंकि दूर दराज ज्यादातर जो इलाका है वो दही इलाका है, पहाड़ी इलाका है। एबटाबाद में भी और मानसेरा में भी शहरी इलाका बहुत कम है। तो इसलिए जो दही इलाके या पहाड़ी इलाके हैं वहां पर एक तो सड़कों का बड़ा मसला है, सड़कों जो पुख्ता सड़क है वो ना होने के बराबर है। फिर इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो सेहत और तालीम की सहूलियात हैं, जो दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं वहां पर एक तो हायर एजुकेशन के लिए कोई इंतजाम नहीं होता। कोई हाई स्कूल देख लें या आप कॉलेजेस देखें, खासकर खवातीन और लड़कियों की जो तालीम है उसके हवाले से बड़े मसाइल हैं यहाँ के अजला में। तो इस हवाले से अवाम का भी हर बार अपने उम्मीदवारों से मुतालबा होता है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए और जो दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं वहां पर कम से कम लड़कों का, बिलखसूस लड़कियों की तालीम के लिए जो है वो फैसिलिटीज दी जाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई खातिर खा इंतजामात नहीं है। एबटाबाद में एक जो है सरकारी यूनिवर्सिटी है, इसी तरह पूरे मानसेरा और तोरगर जो कि 2 अजला हैं, इस तरह वहां पर एक हज़ारा यूनिवर्सिटी है और अब पटग्राम में एक कैंपस बना है। लेकिन अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान जो 2 अजला है वहां पर कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन उम्मीदवारों का बताएं ना, उम्मीदवार क्या वादे कर रहे हैं, वो खुशनुमा वादे क्या हैं जो उम्मीदवारों की जानिब से हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें उम्मीदवार तो वादे करते हैं, चूंकि अभी जो है वो मियां नवाज शरीफ ने जलसा किया था मानसरा में, तो उन्होंने वहां पर जो एक बड़ा वादा उनकी तरफ से किया गया था। एक तो उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल यहाँ पर मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस भी बनेंगे और दूसरा उन्होंने जो बड़ा वादा ये किया था कि हम मानसरा में एयरपोर्ट बनाएंगे। 2013 में जब नवाज शरीफ यहाँ उन्होंने अपनी सियासी मुहिम का आगाज किया था, इंतखाबी मुहिम का, तो उस वक्त भी उन्होंने एयरपोर्ट का वादा किया था, जो कि बाद में लस्सा नवाब जो एक मानसरा का इलाका है N15 में आता है जहां से नवाज शरीफ खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर जमीन भी एक्वायर की गई। लेकिन चूंकि जब 2015 में नवाज शरीफ को की हुकूमत जब गई वो थोड़ा प्रोजेक्ट मुतनाज़ा हो गया था। डेरा इस्माइल खान चलते हैं, सईदुल्लाह मरवत खान, आप बताएं कि यहाँ पर बड़े बड़े लीडर मौजूद हैं डेरा इस्माइल खान की सरजमीन पर, इलेक्शन सरगर्मियां हैं, कितने उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और लोगों की दिलचस्पी किस हद तक है? खदशात भी हैं कि कितना मुअस्सर होगा, कितनी तवक्कुआत पूरी हो सकेंगी, जो कि जिनकी बुनियाद पे ये लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और वोट डालने निकलेंगे, जोक निकलेंगे। हाँ, ये एक सवाल जरूर है कि कितना मुअस्सर हो पाएगा, कितनी उनकी तवक्कुआत पूरी हो पाएंगी। डेरा इस्माइल खान से कौन कौन बड़े उम्मीदवार हैं और आज तक कौन कौन से बड़े लीडर डेरा इस्माइल खान की तारीख में इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं? ये सिलसिला तो मुफ्ती महमूद और जुल्फकार अली भुट्टो से शुरू हुआ था 70 के इलेक्शन में। इस तरह से एक तरक्की पसंद और किसी हद तक जो हम मजहबी एक कायदीन के दरमियान मुकाबला अब तक जारी है। इस वक्त भी अली अमीन गंडापुर जो तहरीके इंसाफ को प्रेजेंट करते हैं वो भी मौजूद हैं, वो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पे हैं। यहाँ पे फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, मौलाना फजलुर रहमान जो कि मरकजी कायद हैं
जमीयत उलमा इस्लाम के, ये NA 44 पर हैं। इसी तरह से NA 45 पर भी साबिक MNA जो कि पहले थे को वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ से एक सियासी खानवादा है मियां खेल बरादरान, वो इलेक्शन में ये राजनपुर जिला में जो है ना, राजनपुर जिला जो है ना 3 कौमी और 6 सूबाई असम्बली पर मुहित है। और मैं जिस हल्का में जिस जो है ना जगह पे जो है ना मेरा ताल्लुक है, ये जिलाई हेडक्वार्टर है, कौमी असम्बली हल्का NA 188। यहाँ जो है ना टोटल वोटर्स की तादाद जो है वो है 3,74,761। और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर हैं, वो डॉक्टर हफीजुर रहमान रिशक, और आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, वो हैं सरदार अहमद अली खान रिशक। और जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर इरफान उल्लाह कलिया। और इसी तरह पाकिस्तान के ये डॉक्टर इरफान उल्लाह कलिया, मैं आपको जरा रोक रहा हूँ, डॉक्टर इरफान उल्लाह कलिया वही हैं जिन्होंने सैलाब के वक्त 2022 में बहुत काम किया और लोगों के घर घर जाकर जगह जगह जाकर, जब फाजिलपुर शहर भी डूबा हुआ था, पूरा इलाका 90% जिला मुतासर हुआ था, तो इन्होंने काफी काम किया था, वही है ना? जी जी, डॉक्टर इरफान कलिया बिल्कुल वही हैं जिन्होंने साल 2022 के जो पहाड़ी बरसाती नालों के जो तबाहकुन सैलाबी रेले थे, जो है ना जब जो है ना फाजिलपुर शहर डूब गया था, और जो है ना अवामी उस वक्त के जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे थे वो बिल्कुल गायब थे। और यही डॉक्टर इरफान उल्लाह कलिया थे जो अपनी टीम के साथ जो है ना सैलाब से मुतासरा जो लोग थे और इलाके थे उनके दरमियान जो है ना वो मौजूद थे। तो मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो है ना जिला पंजाब का आखिरी जिला के तौर पर पहचान रखने वाला जिला राजनपुर जो है ना, इसे पसमानदगी में भी अव्वलीन मकाम हासिल है। इस जिला से मुंतखब अराकीन असम्बली मरकज और सूबे की असम्बलियों में भी इस खिता के अवाम का खातिर खा हक अदा न कर सके हैं। यहाँ के अवाम जो है ना आज भी पसमानदगी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आप पचाद और कबैली इलाकों के अवाम को देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में जो है ना कबायली इलाकों में पीने का साफ पानी हो, तालीम हो, सियाहत हो, समेत दीगर बुनियादी इंसानी जरूरियात से जो है ना लोग महरूम हैं। इंसान और जानवर जो है ना एक ही घाट पर पानी पीते हैं। जेवर तालीम से ना आशना होने की वजह से कबायली इलाकों के मकीन कबायली सरदारों को अपना अन्नदाता तस्वर करते हैं। मकामी तुमंदारों, सरदारों और वडेरों ने कबायली बलोचों को जानबूझकर जो है ना बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा ताकि गुर्बत और जिहालत के बाद उनका वोट बैंक जो है ना वो महफूज रह सके। आप क्या समझते हैं कि लोगों को उम्मीद है कि इस इलेक्शन के नतीजे में उनके हालात जिंदगी तब्दील होंगे? जी जी, लोग जो है ना बिल्कुल पुरुमीद हैं, क्योंकि इंतखाबात ही जो है ना बेहतरी का असबाब पैदा करते हैं। और चूंकि जो है ना अवामी नुमाइंदे जो है ना वो पार्लियामेंट में जाते हैं, वही पॉलिसियां बनाते हैं, वो मकामी लोगों के मसाइल को समझते हैं, तो लोग जो है ना बेहतरी की उम्मीद जो है ना वो रखते हैं। क्योंकि इलेक्शन और जमहूरियत जो है ना वो कभी भी नुकसानदेह नहीं होती, बल्कि आम आदमी के लिए फायदेमंद होती है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। तारिक विर्क साहब, ये इलेक्शन जो हो रहे हैं एक संग मील है पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का, इसके नतीजे में जमहूरियत किस हद तक मजबूत होगी, आप क्या समझते हैं? देखें जी, एक जमहूरी अमल मुकम्मल होगा तो जमहूरियत साफ ज़ाहिर है कि मजबूत होगी। और जो हमारे लीडरान हैं जो पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने अपने हलकों में कैंपेन कर रहे हैं, तो जिस हलके में जो मसाइल हैं उस हवाले से जो वहाँ के लोग हैं वो डिमांड रखते हैं कि हमारे इलाके में स्कूल नहीं है तो स्कूल बनाया जाए, अस्पताल नहीं है तो अस्पताल बनाया जाए, यूनिवर्सिटी नहीं है तो यूनिवर्सिटी बनाई जाए, मेडिकल कॉलेज नहीं है तो वो बनाया जाए। तो साफ ज़ाहिर है जो पार्टियों के करने के काम होते हैं तो पार्टी लीडर वहाँ जाके, जैसे हज़ारा की बात हो रही थी तो वहाँ कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मैं इधर एयरपोर्ट बनाऊंगा, तो इसी तरह से जो पार्टी लेवल का काम होता है तो वो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी देंगे, हम वहाँ मोटरवे बना के देंगे, हम वहाँ मेडिकल कॉलेज बना के देंगे। तो जो दूसरे
NA के जो उम्मीदवार होते हैं तो वो अपने हल्के में जो मसाइल होते हैं, बाज़ जगह आपने देखा होगा कि लोगों ने बैनर लगा के रखा हुआ है कि अगर वोट चाहिए तो हमें साफ़ पानी चाहिए, अगर आप वोट चाहते हैं तो हमें स्कूल चाहिए, हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। सियासी शऊर की अलामत ये हाँ बिल्कुल सियासी शऊर आ गया आवाम में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो उम्मीदवार हैं वादे कर रहे हैं, और ये पहली मरतबा नहीं है कि वादे हो रहे हैं, वादे हर साल ही होते हैं और हर इलेक्शन में भी होते हैं। तो बहरहाल ये है कि अवाम की उम्मीदें जो हैं वो इन कायदीन से हैं, इन लोगों से हैं कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो ये हमारे मसाइल हल करेंगे, ताकि हमारी जो आवाम है वो भी बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सके, उनको सेहत की सहूलियत मिले, उन्हें एजुकेशन की सहूलियत मिले, साफ़ पानी मिले और दीगर जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं। हम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। नाज़रीन, सरायकी वसैब के एक और ज़िला बहावल नगर की तहसील हासिलपुर से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं यूसुफ थहीम। आप हमें बताएं कि हासिलपुर और ज़िला बहावल नगर में क्या सूरत हाल है, लोगों की इलेक्शन में किस हद तक दिलचस्पी है और कितना टर्नओवर होगा, और कौन कौन से बड़े उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बहावलपुर और बहावल नगर ये इलाका है, और बहावलपुर से 5 कौमी असम्बली के हल्के हैं, NA 164, NA 165, NA 166, NA 167 और NA 168। यहाँ पर बहावलपुर के अंदर 23 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं, जिसमें 10 लाख फीमेल वोटर्स हैं। और यहाँ पर NA 164 में रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब हैं और इनके मुकाबले में इजाज़ गडन साहब हैं। यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद जो है वो 4,90,000 के करीब है। और यजमान का हल्का है NA 165, वहाँ पर चौधरी सऊद मजीद साहब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, और फरजाना रऊफ आज़ाद उम्मीदवार हैं, खातून हैं, कुतुबुद्दीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। यहाँ पर टोटल वोटर्स हैं 4,83,211। इसके अलावा अहमदपुर का हल्का है जहाँ पर NA 166 प्रिंस बहावल अब्बासी जो हैं वो यहाँ आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से मखदूम सैयद समी हसन गिलानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद अली हसन गिलानी, और आज़ाद उम्मीदवार खातून हैं कंवल शोजब साहिबा, वो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। NA 167 की बात करें तो यहाँ से उस्मान नजीब अवैसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से हैं, शाहरुख मलिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं, आमिर यार वारन हैं आज़ाद हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं, और मलिक महबूब अराई हैं, ये भी आज़ाद हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता उम्मीदवार हैं। अगर हम NA 168 की बात करें, ये बहावलपुर शहर का हल्का है। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मलिक इकबाल चन्नड़ और समीउल्लाह चौधरी आज़ाद उम्मीदवार हैं, हमारे याफ्ता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हुसैन अहमद मदनी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। यहाँ पर 4,47,963 कुल वोटर्स हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस की तरफ से 6,000 नफरी जो है वो यहाँ पर इलेक्शन डे पर तैनात की गई है, और इसके अलावा 2,000 वॉलंटियर्स भी इसमें सिक्योरिटी के ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पोलिंग स्टेशन की बात करें तो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1601 पोलिंग स्टेशन हैं। अच्छा, ये बताएं कि अमन अमान की सूरत हाल क्या है बहावलपुर और बहावल नगर में, और कितने पोलिंग स्टेशन एहसास करार दिए गए हैं? राना साहब, बहावल नगर और बहावलपुर पुरअमन इलाका है। यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल बेहतर है, और उम्मीदवारान जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में बगैर किसी खौफ व खतर के अपनी कैंपेन को जारी रखे हुए हैं, और पुलिस जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हाई अलर्ट है। जी वर्क साहब, आप बता रहे थे कि जमहूरियत के मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से सवालात भी उठते रहे हैं और जमहूरियत का तसलसल भी मुनक़ते होता रहा है, तो ये इलेक्शन पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से आप क्या समझते हैं कि पॉजिटिव साबित होंगे और जमहूरियत पाकिस्तान में मजबूत होगी? बिल्कुल राना साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जब इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल होता है और
नई हुकूमत आती है, इक़्तिदार संभालती है तो जमहूरियत मजबूत होती है। और आपने देखा कि गुज़श्ता तकरीबन एक साल में जो है बार बार तमाम सियासी जमातें तकरीबन ये जो है वो डिमांड कर रही थी कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन हालात इस तरह के रहे कि इलेक्शन फौरी तौर पर ना हो सके, अपने टाइम से थोड़ा सा वो हालात की वजह से लेट हो गई। बहरहाल ये है कि जब इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल होगा तो जमहूरियत जो है वो बेहतर होगी और पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगी, मुआशी मामलात बेहतर होंगे। और जब मुआशी मामलात बेहतर होंगे तो उसके जो असरात हैं वो पूरी अवाम पर भी पड़ेंगे। जो गुर्बत का ख़ात्मा होगा, बेरोज़गारी जो है वो कम होगी और दीगर मसाइल जो हैं वो हल होंगे। चूँकि आपने देखा है जब जमहूरी हुकूमत होती है उस दौर में उस वक्त जो है वो आवाम जो है उनके मसाइल काफ़ी हद तक जो हल होते हैं, उनके नुमाइंदे असम्बली में मौजूद होते हैं। हर नुमाइंदा जो है वो अपने इलाके की आवाज़ बुलंद करता है और अपने इलाके के जो मसाइल हैं वो इधर सामने रखता है और हुकूमत से डिमांड करता है कि मेरे इलाके में ये मसला है, वो उसको हल किया जाए। और जो कानूनी चीज़ें हैं वो आपको पता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बिल पास होते हैं, कानून साजी होती है। और जो नेशनल असम्बली है उसमें कानून साजी के हवाले से आपने देखा है कि गुज़श्ता दौर में काफ़ी सारे हमारे साथ मुल्तान से जमशेद रिजवानी साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं। जी जमशेद रिजवानी साहब, मुल्तान के हवाले से और सराइकी वसेब के हवाले से बताएं कि इलेक्शन कैसा चल रहा है और लोगों के क्या तवक्कुआत हैं। क्या ये इलेक्शन सराइकी वसेब के लोगों के दिन तब्दील कर सकता है, उनके मुस्तकबिल का अमीन बन सकेगा? कर सकता है या नहीं, लेकिन करना चाहिए। और जो उम्मीद वाबस्ता है हर दफ़ा हर इलेक्शन से इस इलाके के लोगों की, और वो इस दफ़ा भी कायम है, बल्कि ज़्यादा और पुरजोश है। क्योंकि आपको याद होगा कि पीटीआई की हुकूमत बनने से पहले पीटीआई ने यहाँ पे 100 दिनों के अंदर सूबा बनाने का वादा भी किया था, जो 3 साल बाद एक सेक्रेटेरिएट के क़याम पे ख़त्म हुआ, वो भी आधा अधूरा, आज तक वो फ़ाल नहीं हो सका। सो उम्मीद लोगों की अब नई हुकूमत से ही वाबस्ता हो सकती है और होनी भी चाहिए। तो उसके साथ लोग आगे गए हैं और कैंपेन में लोग सियासी जमातों की तरफ देख रहे हैं। अगरचे किसी सियासी जमात ने, बड़ी सियासी जमात ने ये वादा पूरा नहीं किया, मंशूर में भी नहीं मेंशन किया, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ना मुस्लिम लीग नवाज ने, लेकिन सिवाय इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जंगी तरीन साहब ये जरूर कह रहे हैं कि यहाँ सूबा बनेगा। तो जो आपकी बात है कि जो इस इलाके के जो मसाइल हैं, इश्यूज हैं, उस पर लोगों की नज़र भी है, उम्मीदें भी हैं, ख्वाहिश भी है, ख्वाब भी हैं, लेकिन वो पूरी नई हुकूमत से जो आएगी इन इंतखाबात में, जब उनसे कब होगी और कैसे होगी, कौन सी हुकूमत, कौन सा लीडर ये पूरी करेगा, ये बड़ा टाइम ही लगेगा सर। नाज़रीन, पाकिस्तान के ये इलेक्शन हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम के दिन तब्दील करने का ज़रिया साबित हूँ और उनके जमहूरी मुस्तकबिल के अमीन साबित हूँ। आपने तकरीबन पूरे पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ियों, तजियाकारों की राय जानी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में पुरअमन इलेक्शन होने की कवी उम्मीद है और चंद एक इलाके जहां पर दहशतगर्दी के अमन आमा के वाक़यात हो चुके हैं, वहां पर भी इंतज़ामिया एक्टिव है और अवाम को अपनी राय के इजहार का पूरा मौका दिया जाएगा। इस नोट के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले इतवार को फिर मिलेंगे। अल्लाह।